मुस्कान से उसकी ननद काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मुस्कान हर वक्त अपनी सास की सेवा करती रहती थी, जिस वजह से मुस्कान की ननद मधु को हमेशा ही अपनी माँ सरोज से ताने सुनने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मधु को बाहर जाते देख मुस्कान कहती है, अरे ननंद जी, आप बाहर कहाँ जा रही हो? आज तो आपके कॉलेज की छुट्टी है ना, फिर आप कहाँ जा रही हो? भाभी, वो आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है, तो बस आज पार्टी का प्लान हुआ है। आप बताओ, शाम को आते समय आपके लिए कुछ ले आऊं? अरे नहीं नहीं ननंद जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मधु, तेरी भाभी घर का पूरा काम करती है, मेरी इतनी सेवा करती है, और तू छुट्टी वाले दिन भी अपनी भाभी की मदद नहीं करवा सकती? कुछ शर्म आती है तुझे? माँ, मैंने आज खाना बनाया है और बर्तन भी धोए हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? या फिर आपकी नजर में काम बस वही होता है जो भाभी करती है? हाँ, मुझे तो वही काम लगेगा ना। आज तक तूने कभी अपनी माँ की सेवा करी है? कभी अपने माँ के पैर दबाए हैं क्या? तुझे पता भी है सेवा क्या होती है? हमेशा अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमती रहती है। माँ, मेरे दोस्त निकम्मे नहीं है और आपको भाभी के आगे कभी कुछ दिखता ही नहीं है। हमेशा ही भाभी की तारीफ के पुल बांधती रहती हो और मुझे तानों की माला पहनाती रहती हो। और फिर क्या ही करूँ मैं? काम भी तो तेरे ऐसे ही है ना। अरे माँ जी, आप क्यों सुना रही हो मधु को? अरे यही तो उम्र है बाहर जाने की, घूमने फिरने की। कल को शादी हो जाएगी, तब तो वैसे भी कहाँ ही अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है ये। बहू, तेरी भी तो शादी हुई है ना, और तू भी शादी के बाद घूमने जाती है, लेकिन कभी अकेले गई है क्या? हमेशा अपने पूरे परिवार को लेकर जाती है और उनकी सेवा भी करती है। माँ, आपकी बहू की जय हो। आपकी बहू जैसी तो भगवान ने बहू बनाना ही बंद कर दिया है। आप खुश रहो कि आपको मिल गई ऐसी बहू, वरना मेरे ऐसी बहू मिल जाती तो आपका पता नहीं क्या होता। बस यही सब सोची हो तू? कभी खुद को मत सुधार लियो। अरे ननंद जी, आप भी क्या माँ जी से बहस कर रही हो? अरे माँ ने कुछ बोल भी दिया तो ठीक है ना, वो हमेशा ही आपके भले के लिए कहती हैं। आप उनकी बातों को दिल पे मत लगाया करो। सब कुछ करवा कर माँ बेटी में कलेश डलवा दिया और अब बोल रही हो माँ मेरे भले के लिए कहती है। भाभी, अगर आप थोड़ा सुधर जाओ ना, तो मेरे ऊपर ताने की बारिश होना कम हो जाएगी। मुस्कान इतना कहकर चली जाती है, लेकिन सरोज तो अपनी बहू से बहुत ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि सरोज की बहू की तारीफ तो पूरा मोहल्ला ही करता था। ऐसे ही एक दिन सरोज और मुस्कान दोनों बाजार से आ रहे होते हैं। मुस्कान ने भारी भरकम थैला लिया होता है और सरोज खाली हाथ थी। ये देखकर सरोज की पड़ोसन विमला कहती है, क्या बात है सरोज बहन, आजकल तुम बहुत खुश हो। बड़ी गुणी बहू मिली है तुम्हें, जो तुम्हें एक सब्जी का थैला उठाने नहीं देती। आज के समय में ऐसी कोई बहू मिलती भी नहीं है। बिल्कुल पते की बात कह रही है विमला तू। मेरे खुद के बच्चे हैं जो हर बात पर मुंह बनाते रहते हैं, लेकिन एक मेरी बहू है जो कभी कुछ नहीं कहती और चुपचाप सबकी सुनती रहती है। तुम्हें देखकर तो हर सास यही कहती है कि जैसे तुम्हें बहू मिली है वैसे हर किसी को बहू मिले। अब तो नहीं मिलने वाली किसी को भी मेरे जैसी घर की बहू। भगवान ने बस एक ही लड़की बनाई थी, वो भी मेरी बहू बना दी। अब तुम लोग बस दूर से ही देखो। माँ जी, आप ज्यादा देर तक खड़ी मत रहो। आपको पता है ना, आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। अब घर चलते हैं, मैं जल्दी से आपके लिए आलू के पराठे बना दूंगी। आप खाना खा लेना, फिर तेल से मालिश कर दूंगी आपकी। देखा विमला, मेरी बहू मेरे खाने पीने से लेकर मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखती है। चल कोई बात नहीं विमला, मैंने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे, तभी मुस्कान जैसी बहू मिली है। अगर तू भी करती तो तुझे भी मिलती। चल बाद में कभी तुझे फुर्सत से मिलूंगी। बहू चल। सरोज और मुस्कान दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरोज का बेटा मयंक ऑफिस से घर आता है और सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ, आपको याद है मैंने आपको बताया था ना कि हमारी एक जमीन है जिसके पास मेट्रो बनने जा रहा है। हाँ बताया था, क्या हुआ? अब तक तो कोई बात आगे नहीं बढ़ी ऐसी। माँ, वो काम हो गया है। अब तो हमें कुछ दिनों में ना करोड़ों पैसे मिल जाएंगे। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस 25 गज के टुकड़े के बदले कभी करोड़ों भी मिल सकते हैं हमें पैसे। माँ, मैंने सोच रखा है उन पैसों का क्या करना है। मैं उन पैसों को ना एक अच्छे से ना बिजनेस में लगाऊंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। वो पैसे मुझे मिलेंगे, इसलिए मुझे सोचना है कि वो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे भी तू बहुत पैसे ले चुका है मुझसे, यही बोल कर तुझे काम शुरू करना है। अब तक तो तुझसे कुछ हुआ नहीं, अब आगे क्या खाक होगा तुझसे। मयंक अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिनों बाद जब जमीन के सारे पैसे सरोज को मिल जाते हैं,
तो सरोज उन पैसों से बहुत बड़ी जमीन लेती है और उस पर काफी शानदार घर भी बनाती है। एक शाम सब लोग बैठे थे, तभी सरोज जमीन के कागज लेकर आती है और मुस्कान को देते हुए सरोज कहती है, बहू, ये जमीन के कागज तेरे लिए। वो मेट्रो वाली जमीन के जो पैसे मिले थे, मैंने उन पैसों से बहुत बड़ी जमीन ले ली और उस पे एक आलीशान घर भी बना लिया है। लेकिन माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपकी बहू अगर है तो क्या बेटा और बेटी मर गए हैं? आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया और हमसे कुछ पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं? ये क्या बात हुई माँ? मैं तुम दोनों की माँ हूँ। मुझे कोई काम करने से पहले तुम दोनों से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। सास की सेवा बहू ने की है तो फल भी अब बहू को ही मिलेगा। माँ, सच में हद हो गई। आपकी बहू बस आगे पीछे घूमती रहती है तो सास की सेवा हो गई, और यहाँ भैया जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो नहीं दिखता। बेटी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी बराबर करती है, ये नहीं दिखा। आपने एक भी बार हम दोनों के बारे में नहीं सोचा ना कि हमें कैसा लगेगा? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, और मुझे पता था कि तुम दोनों को इस बात से जरूर परेशानी होगी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, और तुम दोनों ये जो परेशान होकर रो रहे हो ना, ये मेरे सामने मत रो, कहीं और जाके रोना। सरोज अपनी बहू पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी, लेकिन अब सब कुछ हाथ में आ गया था। इसीलिए मुस्कान अपनी सास की कई बातों को अनसुना करने लगी थी। बस आराम करती रहती थी हर वक्त। सब काम सरोज को खुद ही अकेले करने पड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद मुस्कान पार्टी करके काफी छोटी ड्रेस पहने घर आती है। मुस्कान के आते ही सरोज उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये तू क्या कर रही है बहू? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मैं इतनी संस्कारी समझती थी और तू इस हद तक गिर जाएगी, मुझे नहीं पता था। ए बुढ़िया, तमीज से बात कर। तू क्या सोच रही है? मैं तेरी सेवा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुझे अपनी माँ मानती हूँ। अरे माँ, माय फुट, मैं बस तेरे पैसों के लिए कर रही थी। बहू, ये तू क्या बोल रही है? मुझे पता है तू ऐसी नहीं हो सकती। मैं ऐसी ही हूँ। मेरा पति तो निकम्मा निकला, उसको कोई काम होता तो है नहीं। जब मुझे पता चला कि तेरे पास मेट्रो में आई हुई जमीन है जिसके पैसे मिलेंगे, तो मैंने तेरा विश्वास जीतना शुरू कर दिया। सास की सेवा करने वाली बहू हर बार गीता ही नहीं होती, बल्कि कई बार सूर्पनखा भी हो जाती है। मुस्कान की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और सरोज खुद ही मुस्कान को घर से निकाल देती है। मधुपुर गांव में एक चंचल नाम की लड़की थी। वो अपने भाई पिंटू के साथ रहा करती थी। पिंटू चंचल से उम्र में बहुत छोटा था। अपने माता पिता के जाने के बाद चंचल ही पिंटू का ख्याल रखती थी। चंचल गांव के सरपंच के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। एक दिन वो काम पर थोड़ा देर से पहुँचती है, तभी सरपंच की पत्नी सावित्री बोलती है, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। तुम रोज ही आजकल काम पर देर से आने लगी हो। आज के दिन की तुम्हारी पगार काटी जाएगी, तभी तुम्हें पता चलेगा कि नौकरी पर हमेशा समय पर आना चाहिए। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी एक दिन की पगार काट लेंगी तो मेरे एक टाइम का खाना चला जाएगा। यहाँ फ्री के पैसे नहीं है। काम करोगी तो दाम मिलेगा, वरना नहीं। अब जाकर काम करो, वरना अभी तो सिर्फ एक दिन की पगार काटी है। ज्यादा बकवास करी तो पूरे दिन की जाएगी। मालकिन, हम गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और तुम गरीबों की ये तो आदत ही हो गई है कि हर जगह अपनी गरीबी का रोना रो। चुपचाप जाकर काम करो। चंचल वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं और तनख्वाह का दिन आता है, लेकिन सावित्री चंचल को आधी तनख्वाह ही देती है, जिसे देखकर चंचल दुखी हो जाती है। मालकिन, आज फिर आपने मुझे आधी तनख्वाह ही दी। कभी तो मुझे मेरी कमाई का पूरा हिस्सा दे दिया करो। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह देकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लूं? पैसे मिलते ही कहीं तुम सबने मेरा काम छोड़ दिया तो? मालकिन, गरीबों का पैसा खाकर आप ठीक नहीं कर रही हो। कभी न कभी आपको इसका कर्ज जरूर चुकाना पड़ेगा। चंचल आधी तनख्वाह से घर का राशन लेकर अपने घर जाती है। तभी उसका भाई पिंटू से बोलता है, दीदी, आज आपको आने में समय लग गया। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पिंटू, सब ठीक है। पहले तू बता कि तू आज स्कूल क्यों नहीं गया? दीदी, वो मैडम ना कई दिनों से स्कूल की फीस मांग रही थी। अगर मैं आज जाता तो वो आज भी मांगती, इसलिए गया ही नहीं।
ये ले पिंटू अपने स्कूल की फीस, और कल से एक भी छुट्टी मत करना स्कूल की। दीदी, अगर मैं स्कूल की फीस जमा भी करवा दूंगा तब भी मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। वो क्यों? स्कूल की फीस जमा करवाने के बाद भी तुम स्कूल क्यों नहीं जा पाओगे? दीदी, ठंड भी तो आ रही है। मैडम ने बोला था ठंड के जो कपड़े होते हैं वो पहन के आने के लिए। अब इतने पैसे स्कूल की फीस के लिए भर दूंगा तो ठंड के कपड़े कहाँ से आएंगे? हम गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ये लो, तुम और पैसे ले लो, अब तो पूरी हो जाएगी ना तुम्हारी सारी जरूरतें। हाँ दीदी, आप सब हो जाएगा, आप बहुत अच्छी हो। पिंटू चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है और चंचल राशन लेकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। दिन गुजरते हैं और बीतते दिनों के साथ चंचल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तभी एक दिन काम पर जाते हुए वो अपने मन में सोचती है, सिर्फ मालकिन के यहाँ काम करके गुजारा नहीं होगा, मुझे कोई और भी काम करना पड़ेगा। मालकिन बना हुआ पैसा पूरा नहीं देती तो तनख्वाह कहाँ से बढ़ाएंगी? आ गई तुम? हो गया तुम्हारा समय काम पर आने का? जी मालकिन, हो गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, गांव में मेरी बहन सन्नो के घर चली जाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके घर कुछ मेहमान आने हैं। जी ठीक है मालकिन, आप जैसा कहें। लेकिन हाँ, वहाँ कोई ऐसा काम मत करना कि मेरी बदनामी हो। जो करना साफ सफाई और अच्छे से करना। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। चंचल सन्नू के घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में चलते चलते सोचती है, चलो एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस कंजूस मालकिन से पीछा तो छूटा। मुझे मालकिन ने भेजा है आपके घर। हाँ चंचल, जानती हूँ। मैंने ही छोटी से कहा था कि वो तुम्हें मेरे घर भेज दे। वो क्या है ना, मेरी कमर में बड़ी दिक्कत है, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करिए, मैं सारे काम कर लूंगी। चंचल रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है और कुछ घंटों में ही वो रसोई से लेकर पूरे घर का सारा काम खत्म कर देती है। तभी अचानक से रसोई की सफाई करते हुए उसके हाथ से कांच का महंगा डिनर सेट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी सन्नो भागते हुए रसोई में आती है। ये क्या हो गया? ये तो टूट गया। माफ करना मालकिन, गलती से टूट गया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैं सेट की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है तुमने जानकर नहीं तोड़ा होगा। तुम तो ठीक हो ना? जी मालकिन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर जल्दी से चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। मेरा भतीजा और उसकी माँ आ गए हैं। जी मालकिन, अभी लाती हूँ। मालकिन, मैंने फिर से रसोई साफ कर दी है और बचे हुए बर्तन को भी धो दिया। अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम सच में बहुत मेहनती हो। पूरा दिन काम करके भी तुम्हारे होठों पर हंसी है। नहीं मालकिन, आप मुझे क्यों पैसे दे रही है? मुझे तो मेरी तनख्वाह आखिर में मिल जाएगी सावित्री मालकिन से। मैं ये पैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए दे रही हूँ और मेहनत के पैसों के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मालकिन, लेकिन फिर भी ये पैसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मालकिन को पता चला कि मैंने आपसे पैसे लिए तो वो मेरे पूरे दिन की तनख्वाह काट देंगी। अगर आपको कुछ करना है तो मेरे लिए काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, छोटी को कुछ पता नहीं चलेगा। और रही बात काम की, तो उसका भी तो कुछ देखती हूँ। सन्नो की बात से चंचल को थोड़ा सहारा मिलता है और वह सन्नो के दिए हुए पैसों को लेकर अपने घर आ जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ सन्नो चंचल को गांव के एक हॉस्पिटल में रात के समय साफ सफाई का काम करने की नौकरी लगवा देती है। चंचल दिन में सावित्री के यहाँ काम करती और रात के समय हॉस्पिटल में, और उससे आने वाले पैसे से वो अपने भाई को पढ़ाया करती। अपनी बहन को दिन रात मेहनत करता देख पिंटू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन पिंटू
चंचल को खाना देने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और देखता है कि वो पोंछा लगा रही होती है। दीदी, मैं कल से ना स्कूल छोड़ दूंगा। मुझे पढ़ाई करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेरे कारण आपको अपने जीवन में सुख नहीं मिल पाता। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? वो दीदी, कल ना परीक्षा है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था। फिर मुझे याद आ गया कि आज आप खाना लेकर नहीं आई हो, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आ गया। और वैसे भी अस्पताल घर के पास है। ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। अब तुम घर जाओ, कल पेपर है तुम्हारा, तो थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है दीदी। चंचल के कहने पर पिंटू घर आकर सो जाता है और सुबह होने पर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो पेपर देकर स्कूल से घर लौट रहा होता है। तभी उसी के गांव का एक महेश नाम का आदमी उसे आवाज देकर बोलता है, जो कि लॉटरी का काम करता था। पिंटू बेटा रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। पिंटू बेटा। हाँ महेश काका, क्या हुआ? आप मुझे आवाज दे रहे थे। बेटा, तुम करोड़पति बन गए हो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं, समझ लो। अब चंचल बिटिया को कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने तुम गरीबों पर पैसों की बारिश कर दी है, बारिश। काका, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बताते तो समझ में भी आता। पिंटू बेटा, तुम्हारी 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तुम तो अमीर हो गए भाई। तुम दोनों भाई बहन के अब सारे सपने पूरे हो गए। 2 करोड़? क्या बात कर रहे हो काका? मैं तो ये सुन के पागल हो जाऊंगा। मैं अभी जाके दीदी को बताता हूँ और दीदी भी बहुत खुश होंगी। धन्यवाद काका, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कारण हुआ है। ना आप उस दिन मुझे लॉटरी का टिकट के लिए बोलते और ना ही ये सब हो पाता। पिंटू भागते हुए घर आता है और चंचल को गले लगाकर कहता है, दीदी, हमारे सारे दुख दूर हो चुके हैं। हम गरीबों के ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। ये क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ बोलो। वैसे ही आज तबीयत ठीक नहीं थी, काम पर जाने में लेट हो गया। दीदी, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। पहेलियां मत बनाओ, सही सही बताओ। पिंटू चंचल को अपनी लॉटरी लगने वाली सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं, साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। मिताली की शादी को 6 महीने का समय बीत चुका था। वो अपने छोटे से घर में अपनी सास ननद और पति के साथ रहा करती थी। उसका पति विकास गांव की राशन की दुकान पर काम किया करता था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। ऐसे में मिताली की ननद सुहानी की शादी को लेकर उसकी सास और उसके पति को हमेशा ही चिंता रहा करती। बेटा, पड़ोसन चंदा अपनी सुहानी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बता रही थी। कह रही थी कि इकलौता बेटा है और अच्छा कमाता भी है। तू कहे तो चंदा से उन्हें अपने घर लाने की बात कह दूं। माँ, अभी सुहानी की शादी के लिए पैसे कहाँ है? आप तो जानती है ना, उसकी पढ़ाई के लिए कितना कर्जा लिया है हमने। अभी तो वो कर्जा भी चुकता नहीं हुआ। अजी, माँ कौन सा अभी ननद जी की शादी कर रही हैं, जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं? रिश्ता अगर हम देखने लगेंगे तो शादी होते देर नहीं लगेगी। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मुझे पैसे जोड़ने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बहन को खुशियों के साथ विदा कर दूंगा। उनकी बातों के बीच सुहानी एक प्लेट में आलू पूरी लेकर वहाँ आती है तो सभी अचानक से शांत हो जाते हैं। इतनी शांति क्यों है? आप लोग ऐसी भी क्या बातें कर रहे थे जो मेरे आते ही चुप हो गए आप लोग? कुछ भी तो नहीं सुहानी, ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या लेकर आई हो प्लेट में? भाभी माँ, आज घर में बस आलू रखे हुए थे तो माँ ने आलू पूरी बना दी, वही परोस कर लाई हूँ भैया के लिए। अरे लाओ लाओ, जल्दी रखो, क्योंकि माँ के हाथ की आलू पूरी खाने के बाद ऐसा लगता है 56 भोग भी फीका है उसके आगे। उसकी बातों पर सभी मुस्कुरा देते हैं और फिर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब बीतते समय के साथ सुहानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इस बात को लेकर विकास बहुत परेशान रहने लगा था और परेशानी के कारण उसे रात को नींद भी नहीं आया करती। ये बात मिताली को भी बहुत परेशान करती। एक रोज दोनों सास बहू राशन की दुकान से राशन लेकर आ रही होती हैं। तभी मिताली थैले में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हो गया बहू, क्या ढूंढने लगी? माँ जी, लगता है मैं चीनी राशन की दुकान पर ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ। तू भूली नहीं है बहू, वो मैंने ही वापस कर दी थी, पैसे ज्यादा हो रहे थे इसीलिए।
हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहे हो कि ठीक तरह से राशन लेने के भी पैसे नहीं हैं। दोनों सास बहू आगे बढ़ जाती हैं। तभी उन्हें एक जगह भंडारा होते हुए दिखाई पड़ता है और दोनों वहाँ से आलू पूरी लेकर खाने लगती हैं। वैसे बहू, भंडारे की आलू पूरी की बात ही निराली है। ऐसा स्वाद किसी आलू पूरी में नहीं है जो भंडारे की आलू पूरी में है। ये भंडारा है, वरना तो ऐसी आलू पूरी खाने के लिए लोग पैसे देकर भी खाएं। सही कह रही हो माँ जी, लेकिन आपके हाथों की बनी आलू पूरी भी कुछ कम नहीं होती है। वैसे माँ जी, मैंने सोचा है कि विकास जी की मदद करने के लिए मैं भी कोई काम शुरू करूं। आपको पता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं। उन्हें ननन जी की शादी की चिंता सताती रहती है और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती ना। मिताली की बात सुनकर रेवती भी सोच में पड़ जाती है और आलू पूरी देखकर वो अपना दिमाग चलाती है। बहू, तू अकेली ही क्यों है? मैं भी तेरे साथ काम करूंगी। मैं कहती हूँ हम मिलकर आलू पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। सच में माँ जी? हाँ बहू, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो कुछ तो पैसे इकट्ठे हो ही जाएंगे। अब दोनों सास बहू ने ठान लिया था कि वो पैसे कमाने के लिए आलू पूरी बनाकर बेचेंगे और अगले दिन गांव के एक अमीर आदमी से कुछ पैसे उधार लेकर सास बहू दोनों सारा इंतजाम कर लेते हैं और फिर बाजार की चौराहे पर आलू पूरी का ठेला लगाते हैं। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। माँ जी, आपकी आवाज मेरे कानों तक जा नहीं रही। भला लोगों के कानों तक कैसे जाएगी? थोड़ा तेज बोलिए, ऐसे। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। पहला दिन होने के कारण कुछ इक्का दुक्का लोग ही उसकी दुकान पर आते। शाम को दोनों अपना आलू पूरी का ठेला लेकर घर पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि विकास के सर और हाथ पर पट्टी बंधी होती है। ये देखकर दोनों बहुत ही घबरा जाती हैं। ये आपको क्या हो गया है? ये चोटें कैसे लगी आपको? हाँ बेटा, ये सब किसने किया? माँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो राशन की दुकान में कुछ दबंग घुस आए थे, उन्होंने सबको पीटा। वो तो अच्छा हुआ मालिक हमें अस्पताल लेके चले गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। शुभ शुभ बोल बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। हाँ, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं, आप घर पर ही आराम कीजिए। विकास के साथ हुआ हादसा सुनकर तीनों ही डर जाते हैं, जिसके बाद सास बहू मेहनत से रोज आलू पूरी बेचा करते। जहाँ रेवती गर्मा गर्म आलू पूरी बनाया करती, तो वहीं मिताली लोगों को आलू पूरी परोसती। धीरे धीरे सास बहू का आलू पूरी बिजनेस अच्छा चलने लगता है। साथ ही सुहानी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता भी मिल जाता है। एक दिन दोनों सास बहू हमेशा की तरह आलू पूरी बेच रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो आलू पूरी खाते हुए जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, कैसे कपटी लोग हैं इस दुनिया में। क्या बात है भाई साहब, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे देखो, ये आलू की सब्जी में इतना बड़ा कंकड़ है, वो तो मैंने पहले ही देख लिया। अगर ये मेरे गले में अटक जाता तो मेरी सांसें ही अटक जाती। हे भगवान, ये कंकड़ सब्जी में कैसे पड़ गया बहू? पड़ गया है, जानबूझकर डाला है तुमने। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने समय से हम यहाँ आलू पूरी बेच रहे हैं, भला हम ऐसे क्यों करेंगे? ये तो तुम सास बहू ही जानो, मैं तो यहाँ भूल कर भी नहीं खाने आऊंगा और इस कंकड़ वाली आलू पूरी के मैं पैसे भी नहीं दूंगा। वो आदमी इतना हंगामा करके चला जाता है कि बाकी सभी लोग भी दोनों सास बहू को घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस हंगामे के बाद से उनके ग्राहकों की संख्या में भी कमी आ जाती है। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। बहन जी आइए ना, आलू पूरी खाइए। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ के आलू पूरी नहीं खानी। सुना है तुम लोग कंकड़ पत्थर डालते हो। ना बाबा ना। उस आदमी के चलते तो लोगों ने इधर देखना ही छोड़ दिया। पता नहीं कैसे उस सब्जी में कंकड़ पड़ गया था। नहीं माँ जी, हम इतनी साफ सफाई से आलू पूरी बनाते हैं। और माँ जी, हम ऐसे हार तो मान नहीं सकते ना, और ना ही अपना काम छोड़ सकते हैं। बस हम गली गली घूमकर आलू पूरी बेचेंगे। मिताली अपने काम में आने वाली मुसीबत से डरती नहीं और फिर जगह जगह घूमकर आलू पूरी बेचना शुरू करती है, जिससे वो अलग अलग इलाकों में जाती है जहाँ के लोग पहली बार उनकी बनाई हुई आलू पूरी खाकर उनकी तारीफ भी करते हैं।
तभी एक रोज उन्हें वही आदमी छोले चावल की एक दुकान पर दिख जाता है, जो दुकान वाले की नजर से बचाकर खाने में मिट्टी मिला रहा था। लेकिन मिताली देख लेती है और जब दुकान वाला आदमी उससे पैसे मांगने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी हंगामा कर देता है। मैं तो कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों को मिट्टी वाला खाना खिलाते हो। देखो सभी लोग, इस खाने में मिट्टी है। अरे बहू कहाँ जा रही है? उस आदमी की नौटंकी का जवाब देने जा रही हूँ माँ जी, जिसकी वजह से हमें ऐसे घूम घूम कर आलू पूरी बेचने पड़ रही है। मिताली वहाँ जाकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है और सभी खड़े लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे पागल औरत, मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसे तेरी साफ सुथरे खाने में मिट्टी मिलाने की हुई। उस दिन तूने आलू पूरी की सब्जी में ऐसे ही कंकड़ डाला था ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये आदमी एक नंबर का झूठा है। नई दुकान पर जाकर खुद उनके खाने में कुछ मिलावट करके उनको बदनाम करता है। तेरी इस हरकत से कितने लोगों की मेहनत बर्बाद होती है, कभी इस बारे में सोचा है तूने? वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी दुकान वाला और कुछ लोग उसे पकड़कर पुलिस को बुलाते हैं और फिर दुकान वाला मिताली को धन्यवाद कहता है। जिसके बाद मिताली और उसकी सास वापस से बाजार के चौराहे पर अपनी आलू पूरी बेचा करते। उनका बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि वो धूमधाम से सुहानी की शादी भी कर देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी पटरी पर ले आते हैं। हर काम को करने में कुछ न कुछ मुसीबत आती है, लेकिन उसकी वजह से अपने हुनर पर शक करके हार मानना ठीक नहीं। जिस तरह इस कहानी में मिताली उस हादसे के बाद हार ना मानते हुए भी अपने काम को जारी रखती है, ठीक वैसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए